नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंधराठारी प्रखंड में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला। गीदरगंज गांव में पति ने गला रेत कर की पत्नी की हत्या। रहिका में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में हुआ विरोध। बिस्फी विधायक ने रहिका थाना में 25 से 30 लोगों के विरुद्ध दिया आवेदन, प्राथमिकी दर्ज। लौखी के पश्चिमी कोशी नहर में 60 वर्षीय वृद्ध के डूबने की आशंका। 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। हरलाखी के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। पार्टी की मजबूती पर दिया गया बल। मधुबनी में 5 सितंबर को जुलूसे मोहम्मदी का आयोजन। नगर थाना पर शांतिपूर्वक जुलूस करवाने को लेकर बैठक। अरेर में आयोजित 3 दिवसीय गणेश पूजा में विसर्जन के दौरान युवतियों से छेड़खानी, मचा बवाल। युवकों ने ग्रुप बनाकर किया हमला। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने सड़क से एक शराबी को किया गिरफ्तार। भेजा थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के फरार अभियुक्तों के घर चिपकाया कुर्की जब्ती का इश्तेहार। लौकहा में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा। 1 की मौत, 2 रेफर, 3 गंभीर रूप से घायल। बेनीपट्टी में आप की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी जेडीयू की नाकामियों पर साधा निशाना। राजनगर में एनडीए गठबंधन की विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। और इंद्र पूजा समिति गंगा सागर तालाब काली मंदिर मधुबनी द्वारा इंद्र पूजन उत्सव की जोर शोर से चल रही तैयारियां। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसको सुनकर आप भी मर्माहत होंगे। एक तरफ जहां हमारा समाज विकास की राह देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध हमारे समाज में हर दिन घटित हो रहे हैं। ताजा मामला अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र का है, जहां गीदरगंज गांव में पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। मामला दहेज हत्या से जुड़ा हुआ है। मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मधुबनी जिला के अंधराठारी प्रखंड अंतर्गत गीदरगंज गांव में शनिवार की रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। गांव के ही निवासी सरफराज उर्फ लड्डन ने अपनी पत्नी खुशबू खातून की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। मृतका की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके 1.5 से 2 वर्ष का पुत्र भी है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मृतका का मायका भीमपुर मधेपुरा थाना क्षेत्र में स्थित है। मृतका के पिता मोहम्मद अब्बास ने आरोप लगाया है कि यह मामला दहेज हत्या का है। उनका कहना है कि आरोपी पति सरफराज बार बार दहेज में 4 चक्का वाहन की मांग करता था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसकी यह मांग पूरी नहीं की जा सकी। इसी कारण से खुशबू खातून की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि यह सुनियोजित दहेज हत्या है और आरोपी को कठोर सजा मिलनी चाहिए। ग्रामीणों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। लोगों का कहना है कि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप बन चुकी है और इस कारण आए दिन घर परिवार उजड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस जघन्य घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। एसपी ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक बताया है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे को सुरक्षित ग्रामीणों की देखरेख में रखा गया है और उसकी पूरी देखभाल की व्यवस्था की गई है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और दोषी को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। किस थाना से आए हैं, क्या मामला है, जरा विस्तार से बताइए। मधेपुर थाना से आए। हम लोग को 10 बजे रात में 10:30 बजे रात में मालूम हुआ। वहाँ से फ़ोन किया गया कि आपके बहन को जान से मार दिया गया।
हम लोग फिर तैयारी में लग गए। दूसरो गाड़ी रिजर्व किए। रिजर्व करने के बाद हम लोग अंधराठाड़ी पहुँचे। लगभग 11:30 या 11 बज रहा था। दौरान पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे दरोगा से छोटा बाबू था, उससे जब रास्ता तय हुआ, बातचीत हुआ, तो कहा कि पहले आवेदन लिखिए। हम लोग आवेदन लिखने लगे। कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए आवेदन। जैसे कहा वैसे हम लोग लिख करके आवेदन वहाँ जमा किए। उसके बाद हम लोग कहे कि कम से कम यहाँ जब आए हुए हैं तो लाश हम कम से कम हमारी बहन का चेहरा देखना चाहते हैं, कम से कम हमको लाश दिखा दीजिए। तो बड़ा बाबू कहा कि लाश तो यहाँ नहीं है, लाश हम 1 घंटा पहले आप लोग जाने से 1 घंटा पहले हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। क्या मृतक का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाली है? मृतक का नाम है सुकून खातून। उसका नैयर है आपको टीकू। दूसरा हुआ गिदरगंज। उसका पति कहाँ रहते थे? उसका पति रहता है गिदरगंज में। अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुआ है क्या? हाँ, उसका पति का गिरफ्तारी हुआ है। क्या, कैसे, कौन चीज से हत्या किया गया है? वो हम लोग भी पूछे तो बताया नहीं, लेकिन देख रहे हैं यहाँ जो आए हैं बाद में। यहाँ जब हम लोग पहुँचे वहाँ से जब हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ लाश ताक रहे हैं तो लाश मिल नहीं रहा। उसके बाद बड़ा बाबू को फ़ोन कर रहे हैं तो बड़ा बाबू फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके बाद कई मरतबा फ़ोन किए तो एक मरतबा रिसीव किया। हमने उनको बताया कि आप जो कहे कि लाश हम भेज दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ तो कोई लाश नहीं है। अगर है लाश तो आप जिस चौकीदार को भेजे उस चौकीदार का नंबर दीजिए हमको। उनका नंबर हमको दिया गया। जितने मतलब फिर फ़ोन किए तब उनका नंबर हमको उपलब्ध करवाया गया। सब मिल गया आपको? हाँ सुनिए ना, जब उनकी चौकीदार को जब फ़ोन लगाए, उनका चौकीदार भी रिसीव नहीं कर रहा है। जबकि लगभग 10 मरतबा किए, रिसीव नहीं किया। बाद में फिर हम हार करके फिर बड़ा बाबू को फ़ोन किए तो बड़ा बाबू कहा कि हम नज़दीकी थाना को फ़ोन कर दिए हैं, वहाँ आपको पहुँच रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के ये बातें हो रहा था, तब तक के देखे कि दूगो चौकीदार टेम्पो लेकर के यहाँ पहुँचा। जब पहुँचा तो हम लोग को आपस में गमजन होने लगा चौकीदार से। अब घटना क्या, माने क्या हुआ, कैसे, क्या हत्या में क्या आपको दिख रहा है? हत्या में तो हम लोग को बताया गया था कि गला उतार दिया गया। कौन चीज से? छुरी से काटा, माने चाकू से गला के रेत दिया गया है? चीज से काट दिया गया। आपका मृतक कौन लगती हैं? मेरा बहन लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लाल बाबू नाम है। कहाँ के रहने वाला आप? भीमपुर का रहने वाले। और बहन का शादी हुआ था गिदरगंज? हाँ जी। अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र में? जी। चलिए, थाना क्षेत्र से आए हैं आप? अंधराठाड़ी से। क्या मामला है हुआ? पोस्टमार्टम कराने के लिए बड़ा भेजा हम लोग। क्या माने जेंट्स है कि महिला है? महिला है। हत्या हो गई है क्या? क्या हो गया होगा? अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? हुआ है। क्या आदमी का? एक आदमी का। माने महिला के पति को? आपका क्या नाम है? अंधराठाड़ी थाना के चौकीदार हैं। एक शव लेके आए हैं आप? हाँ, लाश लेकर आए। अच्छा, क्या मालूम है इस सब के बारे में? सब को मालूम, हम लोग को ही पता चला है जो मर्डर हो गया है। तो वो फ़ोन किए हैं, आए हैं घर से, तब लाश लेकर के हम लोग चौकीदार को कमान कटा मधुबनी जब। महिला का शव है? हाँ, महिला का है। अच्छा, जैसे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शव जो है वहाँ से आप लोग लेके चले थे, बहुत विलम्ब से पहुँचे, कारण? नहीं, भोरे में चले थे, गाड़ी खराब होने का कारण थोड़ा लेट हो गया है। अच्छा, गाड़ी खराब हो गई। डेन न्यूज के लिए अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी के साथ मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रहिका से खबर सामने आ रही है, जहां एक दैनिक अखबार के द्वारा इलेक्शन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। रहिका में काली मंदिर के समीप यह इलेक्शन चौपाल लगाया गया था। इस घटना में प्रदर्शन करने की बात कही गई है। बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल पर जान मारने की नीयत से हमला करने की बात सामने आ रही है। इस मामले को लेकर बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिस्फी विधायक व बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने रहिका थाना में एक आवेदन देकर आरोप लगाया है कि रहिका काली मंदिर परिसर में प्रभात खबर इलेक्शन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद एवं उनके पुत्र संभावित कल प्रभात खबर के द्वारा चौपाल था और उन्हें भी और कार्यक्रम में शामिल होना था।
इस कार्यक्रम में भाग संवाददाता लेने जब वगैरह वह कार्यक्रम स्थल कल्याण पर जी हमको पहुंचे फोन तो किए थे। महागठबंधन के मैं संभावित यहाँ आया। प्रत्याशी व राज्यसभा इसमें जो सांसद कार्यक्रम में स्पॉन्सर्ड मौजूद थे नहीं वो दिखे। गायब थे गठबंधन और की ओर उनके से संभावित गुंडों के प्रत्याशी के द्वारा प्रतिनिधि कार्यक्रम में षड्यंत्र प्रतिनिधित्व करके कर रहे थे और थोड़ा जनता मेरे के साथ सवालों का जवाब देना था, बदसलूकी इसलिए की उन्होंने गई स्वयं इस और कार्यक्रम में भाग लेना जान उचित मारने समझा। का भी प्रयास किया गया। कार्यक्रम में जनता इसलिए द्वारा मैंने पूछे गए यहाँ सवालों का थाना जवाब में आवेदन दिया है। दिया जा मैं रहा इस था। इसी बीच माफिया से महागठबंधन के कोर्ट में संभावित भी लड़ूंगा। प्रत्याशी आसिफ अहमद एवं महागठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णुदेव यादव के द्वारा पूर्व से सुनियोजित एवं सोची समझी साजिश के तहत कार्यक्रम के दौरान अज्ञात 25 से 30 व्यक्ति के द्वारा चौपाल में एसआईआर को लेकर हो हंगामा करने लगे और आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जहां कार्यक्रम के दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर अज्ञात 25 से 30 व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ जान से मारने की नीयत से हाथ में लाठी डंडा लेकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। हालांकि तभी उनके अंगरक्षक राकेश कुमार व कामेश्वर सहनी ने सूझबूझ से काम लिया और किसी तरह उपद्रवी से बचाते हुए सभा स्थल से बाहर निकाला और जब वह सभा स्थल से गाड़ी की तरफ बढ़े तो सभी 25 एवं 30 उपद्रवी उनके पीछे पीछे अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गाड़ी तक आए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह अपने गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। इस संदर्भ में रहेका थाना अध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरे पक्ष के प्रखंड पंचायती राज प्रखंड अध्यक्ष बिस्फी अरुण यादव के द्वारा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, भाजपा नेता पिंटू कुमार यादव, राम सकल यादव सहित अन्य कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है। अब ये प्राथमिकी करने की जरूरत कैसे पड़ी? देखिए, कल प्रभात खबर के द्वारा चौपाल था और हमको उसके संवाददाता वगैरह लोगों ने कल्याण जी हमको फोन किए थे। मैं यहाँ आया। इसमें जो स्पॉन्सर्ड थे वो गायब थे और उनके गुंडों के द्वारा षड्यंत्र करके और थोड़ा मेरे साथ बदसलूकी की गई और जान मारने का भी प्रयास किया गया। इसलिए मैंने यहाँ थाना में आवेदन दिया है। मैं इस माफिया से कोर्ट में भी लड़ूंगा और वोट में भी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हम संकल्प ले रहे हैं। ये 10 साल था यहाँ का विधायक, कुछ नहीं कर पाया। अपना बीएड कॉलेज से मेडिकल कॉलेज खोला। हम जब स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाए हैं, बिल्डिंग बनवाए हैं, उस मेडिकल कॉलेज के आधे बिस्फी में हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, बाबा विद्यापति जी के जन्म स्थान में 20 करोड़ रुपया से विकास के संबंध में, चूंकि जनता में इनको कोई पूछ नहीं है, ये पिता पुत्र मिलकर के षड्यंत्र किए हैं। इसका कोर्ट से भी जवाब देंगे। अब बिस्फी के जनता के बल पर इस माफिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकी थाना क्षेत्र के अटरी गांव से एक 60 वर्षीय वृद्ध हरिनारायण यादव के डूबने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब हो कि वह सुबह घर से निकले थे, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटे। लोगों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि वह शौच के लिए पहुंचे थे। लौकी के पश्चिमी कोसी नहर के किनारे उनका चप्पल बरामद किया गया है। इससे आशंका जताया गया कि हाथ पैर धोने के दौरान फिसलकर वह डूब गए होंगे। हालांकि पिछले 24 घंटे से उनके शव को एसडीआरएफ की टीम के द्वारा ढूंढा जा रहा है। लौकी थाना क्षेत्र के अटरी गांव स्थित नहर चौक के समीप शनिवार को 60 वर्षीय वृद्ध की नहर में डूबकर मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान अटरी निवासी हरिनारायण यादव के रूप में की गई है। स्वजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृद्ध शनिवार बाद दोपहर चाय पीने होटल में गया हुआ था। काफी देर बाद भी नहीं लौटने पर स्वजनों ने शक के आधार पर नहर चौक स्थित पश्चिमी कोसी नहर में किनारे तलाशी ली तो वहां पर वृद्ध का बेत व ताजा तरीन शौच दिखा, जिसके बाद आशंका जताई कि वृद्ध हाथ धोने के लिए नहर किनारे गए होंगे और इसी दौरान उनका पैर फिसल गया होगा और वह गहरे पानी में जा डूबे होंगे। घटना की सूचना मिलते ही लौकी थानाध्यक्ष सनी कुमार मौसम दल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी प्रयास किया गया, लेकिन 24 घंटे बाद भी रविवार देर शाम तक शव की बरामदगी नहीं हो सकी। गौरतलब है कि इसी सप्ताह बुधवार को इसी स्थान पर नहाने के दौरान 24 वर्षीय सनी देव सदाई की भी डूबने से मौत हो गई थी, जिनका शव 45 घंटे बाद बरामद किया गया था। लगातार एक ही स्थान पर सप्ताह भर में 2 लोगों की डूबकर मौत से इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार यादव। आप ही का पिताश्री था क्या? जी, कब ये घटना हुई है? लगभग 2 बजे। 2 बजे। कैसे ये घटना हो गया?
पैखाना करने आया था, या पेंचवा लेने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि गमछा सब लाठी सब रखा हुआ है। पेंचवा लेने के लिए। हाँ, कितना उम्र होगा? 52-53 साल। 52-53 साल। तो अभी ढूंढने का आप लोग प्रयास किए क्या? उधर ले 3-4 गो लड़का, पानी बहुत बेसी पानी है ना, थाने न लगे। बेसी पानी से लेते बाद थाने लगे से। की नाम भेला के? संतोष कुमार। कते घर ये? नहीं हम बाहर अहाँ कखनी एलिए? अभी जस्ट देखे ले लिए केना की भेले से? काल्हो भेल रहे घटना, परसू तरसू? हमारा वो सब जानकारी नहीं। मुखिया जी हैं। मुखिया जी, जी पुनः ये घटना हो गया। जी, बहुत दुख का बात है कि हम बराबर ये घटना इससे पहले भी हुआ, तीसरा हो गया है। जी, लगातार कल तो एक लाश मिला था। फिर आज इस तरह की घटना हो गई। फिर हो गया। अब कैसे इसको ढूंढिएगा? पानी तो ज्यादा है। पानी जब तक कमेगा नहीं, कोसी विभाग से यही मांग करते हैं कि अविलंब कोसी का पानी रोका जाए, जो हम लोग रात से भोर तक में कहीं लाश मेरा मिल जाए, जो इससे हमको लोग को। और सरकार से ये भी कहते हैं कि कम से कम इसमें साइफन से इधर एक बार इसमें जाल का व्यवस्था कर दे, जो भी आदमी कम से कम जाएगा, जो उसको रोका जाएगा, जो आदमी मिल जाएगा। जिला पार्षद विनोद शाह जी हैं। सर, कैसे पता आपको चला? हमको तो अभी आए थे यहाँ, जो आए तो पता चला कि मुखिया जी के द्वारा जो यहाँ जो है एक जन जो है तो गए पैखाना के लिए, और जब वो पानी के अच्छी प्रयास में गए तो वहाँ अंदर पानी की ओर चले गए। और यहाँ इससे पहले भी घटना घटी है, और हम लोग प्रयास अभी यही किए हैं यहाँ से जो है सो एसी साहब को दरभंगा जो हम लोग लेटर दिए हैं, इसके बाद स्कूटी साहब को भी दिए हैं। और उन लोगों से हम लोगों का यही मांग है जो सर कम से कम पानी जो है 5-6 घंटा के लिए बंद कर दिया जाए, जो कम से कम मृतक का लाश मिले। और हम लोग चाहेंगे सरकार से, यह हम लोगों का अपील होगा जो कम से कम इतना दूर जो है जाल की व्यवस्था कर दी जाए, जो लोगों को असुविधा नहीं हो, क्योंकि यहाँ जाल की सुविधा नहीं रहने के कारण दोनों बगल जो है मार्केट बसा हुआ है, और आए दिन जो है बराबर कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। इसीलिए हम लोगों का यह अपील है, मुखिया जी भी से आप बात किए हैं, उनका भी अपील है जो जाल की यहाँ विलंब व्यवस्था हो। कुलदीप जी हैं जो कि नहर विभाग को देखते हैं, कहिए फिर आज घटना हो गई। जी, बहुत दुखद घटना है। हम लोग फिर प्रयास किए हैं विभागीय ऊपर, अभी बताए हैं कार्यपालक अभियंता खुटौना और एसी साहब दरभंगा को जानकारी दिए हैं। खासतौर पे विभागीय के अलावा सांसद प्रतिनिधि, सांसद जी को भी मुखिया जी जानकारी दिए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, और मुखिया जी के माध्यम से हमको जानकारी मिला। हम भी आए हैं, पुलिस प्रशासन भी आज सवेरे पहुंचे हैं। हम लोग सही मुखिया जी बताए हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप के नजदीक सघन आबादी के कारण यहाँ बार बार घटना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नहर में पानी का तेज रफ्तार होने के कारण जो आदमी इसमें फिसलता है वो निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ सघन आबादी है, एक जाल का व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि कभी ऐसा घटना न हो। यदि इनकेस किसी तरह का घटना होती है तो यहाँ का स्थानीय लोग उसको बचाने के लिए जाएंगे, तो जाल का सहारा रहेगा। वहाँ लोग चाहेगा कि यहाँ हम जाएंगे तो जाल के पास हम ऊपर हो जाएंगे। यहाँ जो सही आदमी है, नौजवान भी है, हिम्मत नहीं करता, इतनी बड़ी रफ्तार में पानी चल रही है उसमें हम घुसे और लाश को खोजे। इसलिए डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जहां वक्ताओं ने संबोधित करते हुए पार्टी की मजबूती पर विस्तार से बल दिया। इसके साथ ही संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों को लेकर वार्ता की गई। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए पार्टी की कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राम कृपाल महतो व संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह अधिवक्ता प्रमोद ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री शीला मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, विधायक सुधांशु शेखर, सुनील चौबे, संतोष गुप्ता, रालोमो लोजपा पंकज पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा, जिला अध्यक्ष जदयू नारायण उर्फ फूले भंडारी, संगठन प्रभारी राम प्रवेश पासवान ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान पार्टी की मजबूती पर बल देते हुए एक बार पुनः सरकार बनाने का दावा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा व माला से स्वागत के साथ किया गया।
मौके पर बजरंग कामत, बागिश कांत झा, अजय भगत, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, डॉक्टर अमरनाथ झा, मुनीश्वर ठाकुर, सुरेंद्र यादव, प्रदीप झा, गुलाब शाह, संजीव झा, नरेंद्र ठाकुर, नरेश यादव, वीरेंद्र प्रतिहस्त, युगल किशोर यादव, अनिल कुमार सिंह, राम लोचन यादव, रमेश शाह, रणधीर कुशवाहा, राम स्नेही महतो, रणवीर सिंह सहित एनडीए के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हम लोग तो एनडीए का सम्मेलन हो रहा, पहले ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ, होता था मीटिंग में सब नेता आ जाते थे, लेकिन इस बार हमारे नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब से इस तरह की कोई व्यवस्था, कोई ऐसा मामला देखने को नहीं मिलता है, तो आज महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर हमारे नेता काम करते हैं। आप जान लीजिए, औरत के मामले में अक्सर कलम तेजी से चल नहीं पाते, औरत के मामले में अक्सर कलम तेजी से चल नहीं पाते, जैसे मानो शबनम है जो उठ नहीं पाते। हाँ, अगर कवियों की बात करें तो कलम दही जैसा जम ही नहीं पाते। इस परिस्थिति में भी हमारे नेता ने आज हम सबों के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया है कि आज देख लीजिए, हमारी सभा में आधी से अधिक महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। कल तक हमारी महिला की चले घर पे निकले चले गोए दलाल पर आवे चले, अब बुजुर्ग सब खसावे चले तो कहाँ चले चले सब बुजुर्ग हम सब अपना चले चलिए, अपना से नहीं निकले चले, ज्यादा से ज्यादा चौका पे अपने तक रहे, दलालों पर आवे के नहीं हिम्मत रहे। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार जी का। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी 5 सितंबर को जुलूसे मोहम्मदी का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर मधुबनी नगर थाना में थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी व सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डीजे पर इस बैठक के दौरान पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सभी जुलूस निकालने वाले रहबर को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मधुबनी में जुलूसे मोहम्मदी को लेकर नगर थाना पर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन झा, सदर पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकले, यातायात बाधित न हो, इसको लेकर कतारबद्ध होकर निकले। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जुलूस के समय असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव न मचा सके। जुलूस के रहबर से अपील की गई कि समय सीमा का ख्याल रखें, अपने रूट के हिसाब से आएं और अपने रूट के हिसाब से जुलूस समय पर जाएं। यह जुलूस हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर निकाला जाता है, जिसमें शांति, भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया जाता है। मधुबनी में अंजुमन इत्तेहादे मिल्लत की ओर से विशाल जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। जुलूस के आयोजन के लिए अंजुमन इत्तेहादे मिल्लत की ओर से बैठकें आयोजित की जाती है, जिसमें जुलूस की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाती है। इस बैठक में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, मनोज मिश्र, शमसुल हक, समीतुल्लाह खान, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद जकी समेत सैकड़ों के तादाद में प्रशासन और लोग मौजूद थे। इसमें 2-3 बातें बहुत अहम है हमारे लिए। पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाने के लिए आज शांति समिति का बैठक हुआ है। जिला से तमाम सभी जुलूस को निकालने वाले हैं, सभी मुस्लिम समुदाय के आज के इसमें सभी फीडबैक लिया गया है कहाँ कहाँ से जुलूस निकलेगा। तो अभी जिस जगह से जुलूस निकलेगा, जो भी जुलूस का मेन पॉइंट रहेगा, उसका लाइसेंस निर्गत के लिए 100% लाइसेंस के साथ ही जुलूस निकले, इस तरह का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्धारित जो रूट है उसी रूट पे निकले और जो अमन और शांति के साथ जुलूस निकले। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है, लाउड स्पीकर सामान्य वॉइस में और जो लाइसेंस के साथ ही निकलेगा। पूरे अमन और शांति के साथ जुलूस निकालेंगे निर्धारित रूट पे, इस तरह का निर्देश दिया गया है। और पूरे सभी पॉइंट्स से यहाँ पॉइंट्स ले लिया गया है, सभी पॉइंट्स पे मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट नियुक्त रहेंगे और पूरे ही भाईचारा और अमन शांति के साथ जुलूस निकालेंगे। आज की बैठक का सबसे अहम मौजू ये था कि 5 तारीख को, आने वाला 5 तारीख को जश्न ईद मिलादुन नबी जुलूसे मोहम्मदी निकालने का प्रोग्राम है।
हर साल की तरह इस साल भी निकाला जा रहा है। थाना प्रभारी, एसडीओ साहब और डीएसपी साहब को हम सभी मधुबनी वासी की ओर से मुबारकबाद है कि उन्होंने हमारे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संज्ञान में लेके आज पीस कमेटी किया और इसमें जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा जी भी मौजूद थे और थाने के सारे स्टाफ मौजूद थे और रूट पे बातें हुई है। डीजे न निकालने पर बातें, तो डीजे नहीं निकालने की बातें जो आई हैं, ऐसा देखा जाता है थाना अध्यक्ष हो, एसडीओ हो, डीएसपी साहब हो, हमेशा ऐसी बात बोलते हैं लेकिन अमल नहीं हो पाता है। देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोगों का प्रयास जो है, हम लोगों का खुद का प्रयास है कि डीजे से हम लोग को खुद दिक्कत होती है और फिर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का मुबारक मौका और शहर में निकले, दरूद शरीफ और दिगर दरूद सलाम हो, ये कार्य खैर की बातें होगी कि वहाँ डीजे और ये सब चलेगा, उस पर कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोगों के बात समझ में नहीं आती है तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की बातें हैं। अभी डीएसपी साहब ने कहा कि जो अगर किसी का डीजे बुक करके आ गया, अगर वो व्यक्ति चिन्हित हो जाएगा तो जुलूस से तो वो चला जाएगा, लेकिन आने वाले कल में उसका समय हम खराब करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के अरेर हाट पर 3 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव में बीते शनिवार को विसर्जन के दौरान भारी हंगामा होने की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि विसर्जन के दौरान कुछ युवती और महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद कुछ युवकों ने ग्रुप बनाकर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस मामले में पीड़ित पूजा कमेटी ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर कई अज्ञात लोगों को नामजद किया है और प्राथमिकी दर्ज कराई है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। अरेर थाना क्षेत्र के अरेर हाट पर आयोजित 3 दिवसीय गणेश पूजा के बाद शनिवार को विसर्जन में युवती व महिलाओं से छेड़खानी के बाद बवाल मच गया। इसके बाद युवकों ने ग्रुप बनाकर हमला किया। गौरतलब हो कि सभी आरोपी सिनुवारा गांव के हैं। पीड़ित पूजा कमेटी व ग्रामीणों ने थाना को फिर आवेदन दिया। कई नामजदों को आरोपी बनाया गया। विसर्जन के दौरान अरेर हाई स्कूल के पास युवती व महिलाओं से छेड़खानी का आरोप है। बीच बचाव के बाद जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन रात में पूजा पंडाल के पास आकर फिर से सिनुवारा गांव के युवकों ने ग्रुप बनाकर लाठी फरसा से हमला कर दिया, जिसमें कई पुरुष व महिलाएं जख्मी हुई हैं। सिर में चोटें आई हैं, टाका लगा है। सदर अस्पताल में सभी ने इलाज करवाया है। सुबह अरेर बाजार में ठेला लेकर गए एक युवक जो कि पूजा आयोजन से जुड़ा हुआ था, उसके साथ फिर से मारपीट हुई। उसके ठेला को पलट दिया गया, डंडे से उसे बुरी तरह पीटा गया। हुआ था ये कि हम लोग गणेश पूजा कर रहे हैं अरेर हाट पे, तो हम लोग अरेर हाट से कल विसर्जन का समय था। हम लोग विसर्जन के लिए अरेर हाट से निकले, गए हुसैन मंदिर और उस हुसैन मंदिर से वापस जो हम लोग जा रहे थे अरेर काली चौक पे, उसी क्रम में हाई स्कूल के पास सिनवारा का 4-5 लड़का, जब लड़की का हम लोग का लड़की का जनसंख्या मिलिट्री का जनसंख्या ज़्यादा रहता है भाषा में विसर्जन में, वो लोग क्या किया उस विसर्जन में लेडीज वाला ग्रुप में लोग घुस के उसको छेड़छाड़ करने लगा लड़की का। उसका हम लोग विरोध किए तो वहाँ हल्ला उल्ला हुआ, तो फिर कुछ लोग आए उधर से भी इधर से भी, तो फिर उसको शांत करा दिया। तो हम लोग शांत हो गए, सब आदमी होकर हम लोग वापस आके विसर्जन करने के लिए। विसर्जन करके जब वापस हम लोग मंदिर पे गए अपना हाट पे, तो हम लोग का भंडारा का आयोजन, उस आयोजन में हम लोग व्यस्त हो गए। इधर से ये लोग आया लमसम 15-20 आदमी से फरसा उरसा लेकर के और डायरेक्ट हम लोग के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कितने लोग आए? लमसम 15-20 आदमी आए। तो अभी आप लोग थाने पे आए हैं? जी, अभी हम लोग थाने पे आए हैं। रमन चौधरी सब था, ये उमेश ठाकुर का लड़का था, भुल्ला नाम है, भुल्ला नाम से उसका है। दिलीप फर्नीचर, दिलीप कामत का लड़का था, विपिन कामत, ये सब था। ये माने कुछ भी लोगों को पहचानते हैं। विश्वनाथ कामत का लड़का था। आपका नाम? हमारा नाम संतोष कुमार हुआ। कितना हुआ था आप लोग के साथ? घटना ये तो कल विसर्जन का टाइम था। हुसैन मंदिर से काली मंदिर चौक तक जाता है विसर्जन, वहाँ के दरमियान हाई स्कूल चौक है, हाई स्कूल के चौक 4-5 लड़का आया था और वहाँ पे लड़की को छेड़खानी के दरमियान मारपीट हुआ 4-5 लड़का के साथ। उसके बाद समझाने के बाद मारपीट खत्म होने के बाद विसर्जन हुआ। ठीक विसर्जन के बाद हम लोग आ रहे थे मंदिर की तरफ, उसके पीछे से 15-20 लड़का आया और हमला करना शुरू कर दिया। बांस फट्टा उट्टा ये सब लेके आया था, सब कुछ लेके मारना शुरू कर दिया। कितने लोग घायल हुए?
घायल यहाँ पे 8-10 आदमी हुआ, जिसमें 4 आदमी गंभीर रूप से घायल था। बाकी अब थोड़ा बहुत चोट। महिला भी घायल हुई है? महिला एक घायल हुई है, जो मधुबनी में हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी आप लोग थाने पे आए हैं, क्या मांग? अभी हम लोग थाने पे आए हैं, फाइट किए हम लोग। पुलिस प्रशासन से ही रिक्वेस्ट है कि उन लोग के साथ कार्रवाई किया जाए। आपका नाम? दिवाकर महतो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेल। मधुबनी नगर थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार सामने देखी जा रही है। ताजा मामला रविवार 31 अगस्त का है, जहां मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने दिन के 11 बजे सड़क से एक शराबी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए पियक्कर की पहचान बाबू साहब चौक निवासी 25 वर्षीय कन्हैया कुमार के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 31 अगस्त 2025 को नगर थाना पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शराबी को गिरफ्तार किया। थाना चौक पर सुबह लगभग 11 बजे पुलिस की गश्ती टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। जांच के दौरान पाया गया कि वह व्यक्ति शराब के नशे में धुत है और सार्वजनिक स्थान पर असामाजिक माहौल बना रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे हिरासत में लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम कन्हैया कुमार है। उसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। वह शंभू राम का पुत्र है और बाबू साहब चौक का निवासी है। नशे की पुष्टि होने पर उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। नगर थाना पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि शहर में अमन चैन बना रहे और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी कहा कि शराब पीकर सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करना कानूनन अपराध है और इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने नगर थाना की तत्परता की सराहना की और कहा कि ऐसे कदमों से समाज में अनुशासन और शांति बनी रहेगी। अभी यह व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में हाजत में बंद है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र की पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर ढोल नगारे बजाकर इस्तेहार चिपकाया। गौरतलब हो कि आर्म्स एक्ट के 10 फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती का इस्तेहार चिपकाया है। यह सभी सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर प्रदर्शन कर रहे थे और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और यह पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर चल रहे हैं। भेजा थाना क्षेत्र के फरार अभियुक्तों के घर कोर्ट के आदेश पर ढोल नगारे बजाकर कुल फरार 10 अभियुक्तों के घर इस्तेहार चिपकाया गया। यह फरार अभियुक्त पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। भेजा थाना में आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त एक पवन यादव पिता राम रतन यादव, नीतीश यादव पिता घूरन यादव, संतोष यादव पिता बहादुर यादव, उदय यादव पिता महेश्वर यादव, प्रभु यादव पिता हेम बाबू यादव, संजीत साहू पिता कुमकुम साहू, सभी साकिन खजूरी थाना भेजा जिला मधुबनी हथियार के साथ फोटो एवं वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दहशत एवं भय का माहौल तैयार करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस कारण सभी अभियुक्त के घर भेजा थाना एएसआई राजकुमार सिंह, सहायक थानाध्यक्ष आयुष कुमार ने कोर्ट के आदेश पर इस्तेहार चिपकाया। बोले डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बीते शनिवार को लौकहा थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर सड़क हादसा हुआ। इस दौरान जहां एक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें रेफर किया गया। लौकहा थाना क्षेत्र में शनिवार को 2 अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया और 3 लोग खुटौना सीएचसी में इलाजरत हैं। पहली घटना लौकहा रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास सुबह करीब 10 बजे घटी। एक गिट्टी लदे ट्रक का खलासी ट्रक पर चढ़ने के दौरान फिसलकर पिछले पहिए की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल खलासी को स्थानीय लोगों की मदद से खुटौना सीएचसी लाया गया, जहां से उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सुपौल जिला के निर्मली थाना क्षेत्र मझारी निवासी राम अवतार शर्मा के पुत्र शनिचर शर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। दूसरी घटना थाना क्षेत्र के जोकही गांव के पास त्रिव मोड़ पर हुई, जहां बाइक और टेम्पो में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार बाबूबरही थाना क्षेत्र टेघरा निवासी मोहम्मद सद्दाम अंसारी एवं उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। वहीं टेम्पो में सवार 3 लोग दुर्गी पट्टी निवासी शिव कुमारी व बुधियारी देवी, जो भाई का श्राद्ध कर्म कर लौट रही थी, तथा बिशनपुर निवासी संजय यादव घायल हो गए। इनका इलाज फिलहाल खुटौना सीएचसी में चल रहा है। दोनों घटनाओं के बाद खुटौना सीएचसी में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। क्या कुछ मामला है नेताजी? जहां तक जानकारी मिली कि तेघरा के 2 लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे थे और टेम्पू पर कुछ सवारी जैसे बिशनपुर के, लाहान के और दुर्गी पट्टी के लोग जा रहे थे। दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हुई और इससे मोटरसाइकिल पर सवार 2 बुरी तरीके से जख्मी हो गए। जानकारी मिली तो मैं भागे हुए खुटौना हॉस्पिटल यहाँ आया। उसका प्राथमिक उपचार करके उनको 2 मोटरसाइकिल पर जो थे तेघरा निवासी, उनको रेफर कर दिया गया। और अब बाकी के बचे हुए 2 महिला आप देख ही रही है, इनके छाती में जबरदस्त चोट आया। ये संजय यादव जी हैं जो बिशनपुर के हैं, इनको भी चेहरे पर काफी चोटें आई हैं। तीसरी ये महिला है, इनके पीठ भी चोट लगी है। जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ आए हैं और इनका स्वास्थ्य केंद्र में जो है प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ईश्वर से हम कामना करते हैं लोग निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाए। कितने लोग रेफर किए गए हैं? 2 लोग को रेफर किया जा चुका है, जो 2 लोग तेघरा के थे और मोटरसाइकिल चला रहे थे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें जनता का भारी समर्थन देखने को मिला। सभा में प्रदेश के शीर्ष नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों पर जमकर हमला बोला।
इस सभा में आपके प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव, प्रदेश महासचिव केशव किशोर प्रसाद, संगठन मंत्री गणेश दत्त पाठक, प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश नारायण ठाकुर और मनोज कुमार यादव सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से आपकी संभावित उम्मीदवार शुभदा यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में बहुत पीछे है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है और किसान परेशान हैं। हमने दिल्ली में दिखाया है कि कैसे एक ईमानदार सरकार इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। यह जनसभा बिहार में आपके बढ़ते जनाधार का संकेत देती है और पार्टी राज्य के आगामी चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार दिख रही है। आम आदमी पार्टी क्या देख रही है, खासतौर पर उत्तर बिहार में? सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों को, आपके दर्शकों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी बिहार में सभी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आप जानते हैं कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने इस देश को एक ऐसी राजनीति दी जिसकी चर्चा देश विदेशों में हो रही है। और बिहार के हर गांव से आम आदमी पार्टी और खास करके आम आदमी पार्टी के मॉडल को बिहार के हर गांव से लोग काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के हर गांव से दिल्ली और पंजाब में लोग रहते हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए शानदार काम किया, उन तमाम मॉडल को लेके आम आदमी पार्टी गांव-गांव में, विधानसभा में, जिलों में जा रही है, जनता से संवाद कर रही है। और आज उसी क्रम में हम लोग बेनीपट्टी आए हैं और बेनीपट्टी में हम लोगों का जनता से संवाद है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता का अपार जन समर्थन है और जिस तरीके से यहाँ पर उत्साह है और आम आदमी पार्टी के मॉडल को और आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? जिस तरह अभी SIR को लेकर के विपक्ष का रुख है, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, SIR जो है ना, SIR इस देश में कहीं न कहीं जो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राज परिसर स्थित काली मंदिर पैलेस में विधानसभा स्तरीय NDA कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संबोधित किया। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राज परिसर स्थित काली मंदिर के प्रांगण में NDA गठबंधन की कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक राजनगर डॉक्टर रामप्रीत पासवान के नेतृत्व में शनिवार को NDA गठबंधन की घटक दलों की कार्यकर्ता की सम्मेलन आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व PHED मंत्री सह भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान, पूर्व सांसद जदयू नेता सह जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुशवाहा, जदयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, पंचायती राज प्रकोष्ठ इंदिरा देवी, MLC सर्वेश कुमार, अखिलेश सिंह, अर्जुन सहनी, प्रवक्ता नंदलाल माझी, संगीता ठाकुर, भाजपा प्रदेश नेता अमरनाथ प्रसाद, भाजपा युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सुजीत पासवान, रामदेव महतो को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा, पुष्पमाला, पेंटिंग से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष फूलदेव भंडारी ने की, वहीं मंच संचालन भाजपा विधानसभा संयोजक राजीव झा ने की। कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि NDA की सरकार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, नल जल, घर घर शौचालय, आवास और 5 किलो राशन लाभ आज हर समुदाय घर घर को मिल रहा है। किसी जाति मजहब देखकर हमारी योजना नहीं चलाती। हमारी सरकार सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। उन्होंने पहले किसी स्कूल की छात्र छात्राओं व ड्रेस नहीं होता था, आज बच्चियां स्कूल साइकिल से जाती है। फर्स्ट डिवीजन पास करने पर 10,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी महिलाओं, उद्यमियों, बहनों को उद्योग चालू करने के लिए 10,000 बाद फोन लाख देगी। इससे हमारी माता बहनों रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनेंगी और दूसरे को रोजगार सृजन करेंगी। 2005 से पहले सड़कों की हालत गड्ढों का साम्राज्य था। आज 20 वर्षों के शासनकाल में सड़क चमचमाती है। उसी सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष भाई बहन बुलेट से घूम रहे हैं। पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान ने संबोधित करते हुए राजनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछाने की बात कही। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित NDA घटक दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूधू बुआत एगो बहन एगो भाई छठ हमर बेगुएसराय एगो गांव है जो किया नाम ले जे पाकिस्तान का समर्थन
हम बांग्लादेशी मुसलमान के विरोधी छिए, हम रोहिंग्या मुसलमान के विरोधी छिए, आ जे ओकरा समर्थन करे छे ओकरो विरोधी छिए। तो मैंने कहा मौलवी साहब आए हमके खूब बढ़िया से सुनिए, मुझे बताइए कि आपके टोला में प्रधानमंत्री आवास मिला? तो कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? तो कहा नहीं। उसी तरह मैंने शौचालय पूछा, हुआ? तो नहीं। हमने बिजली पूछा, मिला? तो हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? तो नहीं। नल जल मिला? तो हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? तो नहीं। गैस का चूल्हा मिला? तो हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? तो नहीं। 5 लाख का इलाज का मिला कार्ड? हाँ। इस मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार के इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इसलिए या तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें थी तो बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी तो दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। 6 दशक तक कांग्रेस की सरकारों ने बिहार को केवल लूटने का काम किया, बिहार के खुशहाली के कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार जी जब एनडीए की सरकार के मुखिया बने तो दिल्ली में 2004 से 14 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी। बिहार को अपने बलबूते नीतीश कुमार जी ने संवारा और सजाया। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद सरकार बनी, आप देख लीजिए पिछले 2 बजट, ये जो बड़े बड़े जो नेता घूम रहे हैं, जो बिहार की चिंता की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि सब कुछ बिहार को ही दे दीजिएगा। ये बात कांग्रेस के नेताओं ने कहा था जब आपके लिए बाढ़ के राहत के लिए 12,000 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, जब मखाना बोर्ड बनाए जाने की बात कही जा रही थी, जिस समय ये फैसले हो रहे थे, उस समय कांग्रेस के नेता भी हम लोगों के हक और हमारे अधिकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन फैसला तो नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी का, संकल्प नहीं टूटा नीतीश कुमार जी का। और ये 2 ऐसे अजय योद्धा हैं, ऐसे पराक्रमी योद्धा हैं कि चाहे हिंदुस्तान के बाहर बाहरी दुश्मनों से निपटना हो या देश के अंदर अराजक तत्वों से निपटना हो, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूक्लियर धमकी देने वालों को भी औकात बताया। 72 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों के बल हमने खड़ा किया और पूरी दुनिया को संदेश है, यह अमेरिका को भी संदेश है और पूरी दुनिया को संदेश है कि हम ज्यादा चीखेंगे और चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन अगर इस बार आपने बेवकूफी की तो पाकिस्तान दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। तो ये है आज का हिंदुस्तान। 50 साल राज किया, जिसमें 15 साल लालू यादव और कांग्रेस ने मिलकर के, लेकिन पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा। गैस का चूल्हा 12 साल 11 साल पहले किनके घर में था, जरा हाथ उठाइए। गैस का चूल्हा 12 साल पहले, 12 साल पहले एमपी साहब के होतो ककरो सम्मान तो उधर। अभी 12 साल बाद इस सरकार में, नरेंद्र मोदी के सरकार में, किसके पास गैस का चूल्हा अगर हाथ उठाइए। ये परिवर्तन होता है, इसको परिवर्तन कहते हैं। जब मुझरका कहे थे कि 27 करोड़ गरीब के ना निकलने, गरीबी रेखा से ये तरह से निकलने। ये गैस का चूल्हा पहले अमीरों का था, सांसदों को कूपन मिलता था। आज देश के अंदर जो चाहे उसको गैस का सिलेंडर मिलेगा। गैस केवल गैस का चूल्हा नहीं है। हमारी मैया खुद की, हमरा मम्मी नहीं रहे, हमरा मैया रहे, तो हमर मैया खाइल बनबे रहे चूल्हा पर, वो चूल्हा नहीं था।
हर मैया को, हर बहन बेटी के आंख में जो धुआं जाता था, फेफड़ा के अंदर मुंह से 500 सिगरेट पीने के बराबर। ये केवल गैस का चूल्हा नहीं है, ये है हमारी मैया का, हमारी बहन का, हमारी बेटी के पिता बाबू। ये एक मंच पर है, एक नीचे है, और सामने बैठी हमारी जीविका दीदी, जो आने वाले दिन में एक इतिहास अभी भी रच रही है, एक ऐसा इतिहास रचेगी जो मधुबनी का ही नहीं भाग्य बदलेगी, पूरे बिहार का भाग्य बदलने वाली है। ये 10,000 रुपया नहीं है, मैं पहले भी कहा हूं, ये 10,000 रुपया मात्र क ख ग घ लिखते हैं पहले, वो है घंटी छोड़ दा बज गए तो नहीं बजाबो। ये जब हमारे सर्वेश जी कह रहे थे कि बिहार सरकार का 23,800 या 900 करोड़ था, 24,000 करोड़ लालू जी का, और आज केवल सितंबर माह में थोड़ा सा वो कैलकुलेटेड आदमी हैं, हम तो बोलने में अपना जो होता है सब बोलते हैं। 3 करोड़ के लगभग 2 करोड़ 70 लाख दीदियों के परिवार के एक घर जाए, यानी 20 7 14 7 दूनी 14 24,500 करोड़ रुपया केवल सितंबर में जाएगा 2 करोड़ 70 लाख घरों में। एक बार ताली तो बजा दीजिए। जो लोग कहते हैं, पत्रकार लोग कभी कभी कहते हैं, आप लोग जब भी बोलते हैं तो कहते हैं जंगल राज था। अरे भाई, 15 साल राज किया लालू जी, तो शिकायत करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री का? बोलिए ना, किससे तुलना करेंगे? जनता ने दिया 15 साल लालू यादव को, और जनता ने दिया 20 साल नीतीश कुमार को, तो दोनों में तुलना होता ही कि ना? बोलो ना, हो या ना? तो पत्रकार मित्रों से कहूंगा, नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण में, नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए लालू यादव का बजट था 24,000 करोड़ से कम, और नीतीश कुमार ये महिला उद्यमी योजना में देंगे 24,700 करोड़। यानी जितना बजट था, तुलना तो होगा, सहना भी पड़ेगा बातों को। और ये जब 2 लाख रुपया जाएगा 1.5 करोड़ दीदियों का, तो डेटा बना हुआ है, चाहे 6.5 लाख मधुबनी का हो, चाहे 3.5 लाख बेगूसराय का हो, पूरे बिहार का 1.5 करोड़ दीदियों का। जब ये कह रहे थे राजीव रंजन जी या पूर्ववक्ता, 2014 के पहले भी जीविका दीदी के लिए प्रयास नीतीश कुमार सरकार ने की थी, नीतीश जी ने किया था। ये उन्हीं का देन है। इन्होंने आंध्रा और केरल से ज्यादा काम किया, लेकिन काम तो तब होगा दीदी के हाथ में बैंक वाला पैसा देगा, तब ये न गाय खरीदाएगा, भैंस खरीदाएगा, बकरी खरीदाएगा, दुकान होगा, तब ये न होता है। जब लालू नगर विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन, आज आपने देखा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेता लोग आए थे, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री बहन रेणु जी, गिरिराज जी, सर्वेश जी, एमएलसी साहब और सारे गठबंधन के नेता यहाँ पहुंचे थे।
आज हमने खास करके हमारे विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, वोटर्स सबको हमने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, अपने नेताओं का भी। और हमने जो काम किया उस काम को हमने दर्शाया है विधानसभा में। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो काम हो रहा है, जो काम हुआ है, वो जनता के बीच हम लोग उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बार जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोगों ने तय किया है 2025 में 225 सीट और पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। यही एजेंडा है हम लोगों का। सभी घटक दल के हमारे नेता आए थे राजनगर में, अपनी अपनी बात रखे हैं और मैं इनका स्वागत भी किया है। और ये जो मेरा कार्यक्रम है राजनगर में आज से आगजा हो गया मुख्य रूप से ये 2025 के नवंबर के चुनाव। आप मंच के सवाल बोले और जो आज भी बोले हैं कि राजनगर विधानसभा में 2-3 सड़कें जो नहीं बनी है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले बन सकती है? चाहे ये 15 दिन में वो सड़कों में हाथ लगने वाला है। वो टेंडर हो चुका है, थोड़ा एक परिवार में फंसा हुआ है संवेदक, वो खत्म होगा, आप तुरंत सड़क हाथ लगेगा। कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आगामी 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसकी पूरी तैयारी एनडीए के द्वारा चल रही है और राजनगर विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आज हो रहा है। उसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री, हिंदू ध्वजवाहक, हिंदू हृदय सम्राट श्री गिरिराज सिंह जी यहाँ आए हुए हैं। उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी आई हुई है। बहुत सारे एनडीए के नेतागण, घटक दल के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी मंच मोर्चा के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के और घटक दलों के जितने भी सदस्य हैं, देवतुल्य मतदातागण हैं, वो सभी यहाँ पधारे हुए हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में माताएं, बहनें, भाइयों की संख्या रही है। तो मैं एक बार फिर राजनगर विधानसभा के जितने भी देवतुल्य मतदातागण हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ,
शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मधुबनी शहर में इंद्र पूजनोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच श्री श्री 1008 दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति काली मंदिर गंगा सागर पोखरा के द्वारा पूजा की तैयारियां चल रही है। इस बार इंद्र पूजनोत्सव 4 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक आयोजित होगा। इंद्र पूजा समिति के कैलाश शाह ने बताया कि इस बार भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही पूजा के दौरान भव्य रूप से मेले का भी आयोजन किया जाना है। श्री श्री 1008 दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति गंगा सागर पोखरा काली मंदिर मधुबनी द्वारा आयोजित इंद्र पूजन उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस वर्ष का इंद्र पूजन उत्सव आगामी 4 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक बनकर सामने आता है। पूजन उत्सव के अवसर पर गंगा सागर परिसर में मधुबनी का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु और दर्शक शामिल होंगे। मेले की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ बड़ा झूला, ब्रेक डांस झूला, मौत का कुआं जैसे आकर्षण मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि इस बार पहली बार जल परी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो अब तक केवल पटना जैसे बड़े शहरों में देखने को मिलता था। मधुबनी शहर में इसका आयोजन एक नई ऐतिहासिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। समिति के पूजा प्रभारी संयोजक कैलाश शाह ने बताया कि इस वर्ष का इंद्र पूजन उत्सव और मेला पिछले सभी वर्षों से बिल्कुल अलग और खास होने वाला है। श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई असुविधा न हो। अनुमान है कि इस बार मेले में दर्शकों की संख्या हर साल की तुलना में कई गुना अधिक होगी। यह आयोजन न केवल धार्मिक श्रद्धा को प्रकट करता है, बल्कि मधुबनी की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करता है। इंद्र पूजन उत्सव में शामिल होकर श्रद्धालु न केवल पूजा का लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी ले सकेंगे। पूर्व वार्ड पार्षद कैलाश शाह इंद्र पूजा एवं मेला का व्यवस्थापक। इंद्र पूजा इंद्रदेव एवं सच्ची माता जी का पूजा शुरुआत महाराजा के द्वारा किया गया था। किस ईस्वी में? ये नहीं हम बता सकते हैं। महाराजा के द्वारा इसलिए किया गया था कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल के कारण इंद्रदेव एवं सच्ची माता जी का पूजा किया गया। वर्षा बहुत ज्यादा हुआ। उस समय से पूजा का शुरुआत है। हर जगह पूजा मनाया जाता है वर्षा के लिए। इस बार इस पूजा में आप विशेष क्या होने को जा रहा है? मधुबनी गंगा सागर काली मंदिर प्रांगण में 45 वर्षों से इंद्र पूजा एवं मेला
मनाया जाता है। इंद्र पूजा समिति एवं समाजगण, मधुबनी नगर निगम के प्रशासनगण एवं पत्रकार महोदय, ये सभी का सहयोग 45 वर्षों से मिलता आ रहा है। इस बार भी प्रयास है कि सुरक्षा व्यवस्था सहयोग सभी सम्मानित प्रशासन महोदय जी का, सम्मानित समाजगण का मिलेगा और 45 वर्षों से सफल पूजा हुआ है। इस बार भी पूजा सफल होगा। कितने तारीख से पूजा शुरू होगी? पूजा प्रारंभ 4 सितंबर 25 से 25 सितंबर तक पूजा रहेगा। मनोरंजन के रूप में क्या क्या साधन इस बार आ रहा है? मनोरंजन के लिए मधुबनी जनता को आनंद बहुत ज्यादा इस बार उठाएंगे, जिसमें पहली बार जल परी आया है, ज्वाइंट व्हील आया है, ब्रेक डांस आया है, ड्रैगन आया है, बच्चों के लिए नाव झूला भी आया है। बहुत अनेकों तरह का बच्चों के लिए हर तरह का छोटा छोटा झूला आया है। मधुबनी नगर निगम वासियों उसका आनंद उठाएंगे। विगत कुछ सालों के भीतर यह देखा गया है, जो मेला के दौरान अपराधीगण कुछ ज्यादा हो जाते हैं, इस पर आपका क्या? सुरक्षा का क्या उपाय है? मेला 45 वर्षों से यह पूजा होते आ रहा है। आज तक किसी प्रकार का यहाँ कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। क्राइम का लोग प्रयास भी रखते हैं तो प्रशासन का कड़ा सुरक्षा और व्यवस्था, समितिगण का कड़ा सुरक्षा और व्यवस्था, समाज का नजर और निगाह, ये पत्रकार महोदय जी का भी निगाह इस पूजा पर रहता है। इसलिए क्राइम करने वाले सफल नहीं होते हैं। पूजा हर साल सफल हुआ है, इस बार भी सफल होगा। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा भी लगा? सीसीटीवी कैमरा का भी समिति के द्वारा व्यवस्था प्रत्येक साल किया जाता है, इस साल भी किया जाएगा, प्रयास जारी रहेगा। मधुबनी की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मधुबनी को जनता को संदेश हम देना चाहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहता है और समिति का सुरक्षा पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार झा, उनके सारे सदस्य तत्पर रहते हैं। समिति के माननीय अध्यक्ष कृष्णमोहन जी भी तत्पर रहते हैं। प्रशासन महोदय जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, सारा आदमी तत्पर रहते हैं। पूजा सफल होता है, कोई व्यवस्था में त्रुटि नहीं रहता है, आज तक नहीं रहा है, इस बार भी नहीं रहेगा। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचरत्न गांव में संदिग्ध अवस्था में संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत होने की खबर सामने आ रही है। विवाहिता की मौत क्यों और किस लिए हुई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। परिजनों ने जब इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी तो स्थानीय थाना पुलिस विवाहिता के घर यानी उसके ससुराल पहुंची, जहां जाकर पता चला कि एक दिन पूर्व ही उसका संस्कार भी कर दिया गया और घर से सभी लोग फरार है। बहरहाल पुलिस ने कहा है कि इस मामले पर कार्रवाई तेज कर दी गई है, जल्द ही मामले का पता किया जाएगा और सभी दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
बासोपट्टी थाना क्षेत्र के पंचरत्न गांव में एक विवाहिता महिला की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई। घटना की सूचना विवाहिता महिला के मायके पक्ष के परिजन ने स्थानीय पुलिस को दिया, जिसके बाद पुलिस आनन फानन में पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। घटना को लेकर स्थानीय लोग एवं ग्रामीणों से पुलिस ने पूछताछ किया। कई वर्षों पूर्व विवाहिता महिला की शादी पंचरत्न गांव के मनोहर यादव से हुई। मिली जानकारी के अनुसार महिला का पति बाहर रहकर मजदूरी करता है। वहीं महिला कई दिनों से काफी बीमार भी चल रही थी, जिसका इलाज चल रहा था। महिला के घर पर पुलिस पहुंची, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला। जब सूचना मिलने पर रविवार को पुलिस पहुंची तो पता चला कि शव का अंतिम संस्कार भी महिला के ससुराल में परिजनों ने कर दिया है, जिस पर मृतका के परिजनों ने आशंका जाहिर करते हुए पुलिस से शिकायत की। परिजनों ने थाना पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। घटना की जांच करने अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई मुन्ना कुमार सहित पुलिस बल के कई जवान पहुंचे। मृतका महिला की पहचान 27 वर्षीय सुनीता देवी के रूप में किया गया है। उसके 2 बच्चे भी हैं। इधर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच पड़ताल कर रही है। इस बाबत थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गए हैं। परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। रविवार को जयनगर में कलवार सेवा समिति एवं कलवार महिला मंच के द्वारा भगवान श्री बलभद्र पूजनोत्सव की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना की जाएगी और इसको लेकर पूजा समितियों ने कई निर्णय लिए। कलवार सेवा समिति सह कलवार महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में भगवान बलभद्र पूजन महोत्सव की तैयारी को लेकर रविवार को जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में संयोजक गणेश जायसवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमल कपूर गुप्ता, लालू गुप्ता, दिलीप चौधरी, दिलीप प्रसाद, संजय कुमार, अमित कुमार, सुशील जायसवाल, सोनू चौधरी, अमरीश चौधरी, मनीष प्रसाद एवं पवन चौधरी समेत अन्य मौजूद थे। गणेश जायसवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी कलवार सेवा समिति के द्वारा भगवान बलभद्र पूजन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। भगवान बलभद्र पूजन महोत्सव में शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। पूजन महोत्सव में जयनगर के अलावे आसपास के क्षेत्रों से कलवार जाति के लोग भाग लेंगे। इसके साथ जागरण का आयोजन भी किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकले वोट अधिकार यात्रा को लेकर मधुबनी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राशिद फाकरी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने आम जनता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपनी समर्थन देते हुए वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाया। सारे लोग एक जैसे हैं और हर व्यक्ति को किसी भी जात का हो डॉक्टर राशिद फाकरी साहब, आप पीसी का ऑर्गेनाइज किया है, क्या उद्देश्य है इस कांग्रेस? पूरे मधुबनी की जनता का धन्यवाद करने के लिए ये पीसी मैंने आज ऑर्गेनाइज किया है। जिस तरह से मधुबनी की जनता ने राहुल गांधी जी को मोहब्बत में, सक्रिय में आए और जिस तरह से पूरे मधुबनी जिले में राहुल जी का स्वागत किया वोट अधिकार यात्रा के दौरान, उसका मैं तहे दिल से पूरे मधुबनी जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, एक यूथ एनएसवाई महिला कांग्रेस और पूरी मधुबनी की जनता को धन्यवाद करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया हमने। फाकरी साहब, ऐसा देखा गया था कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सभी में आपके द्वारा, आपके सौजन्य से एक स्टेज का भी बनवाया गया था। बहुत सारे नेता, खासकर ऐसा देखा गया था कि बिहार से बाहर के आने वाले जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे वो वहाँ मौजूद थे, उनका संबोधन भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस के बारे में आप? पूरे देश और प्रदेश के लीडर्स वहां आए, सबने संबोधन किया। पूरे 45 मिनट तक हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी वहां मौजूद रहे। प्रियंका दीदी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स जो थे वहां अपनी बातों को रखा और जिस तरह से भीड़ वहां उमड़ी, राहुल जी, प्रियंका जी, पूरा प्रदेश ने हमारे सक्रिय के पॉइंट्स को अप्रिशिएट किया, पूरे जिला को अप्रिशिएट किया। इसके लिए हम
वापस से सबका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हसीब अनवर साहब जो हमारे इंचार्ज थे प्रदेश की तरफ से, उनका भी खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत से हमारे साथ दिया और पूरे वेल ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तैयारी की आपकी, कई रोज से आप सभी में पॉइंट बनाकर लगे हुए थे, मेरा मानना है कि दिन रात आप वहाँ मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका जी आपके स्टेज तक नहीं पहुंच सकी। क्या माना जाए ये भीड़ की वजह को, भीड़ को वजह माना जाए या फिर और कोई दूसरी बात? नहीं, भीड़ इस कदर हो गई थी और डिले हो गया था। हालत ये था कि ट्रैफिक बीच में स्लो हो गई, बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ा ट्रैफिक को आगे ले जाने के लिए। राहुल जी पीछे जाम में फंसे रहे, इतनी भीड़ आ गई। अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड तो थी, उससे ज्यादा कई, मतलब आपने देखा पूरा एनएच दोनों साइड पैक था और लोग राहुल जी प्रियंका जी की बातों को सुनने के लिए एकदम तत्पर थे, एकदम मतलब पूरे जोश में थे। इस कारण से वो मंच तक आना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने अपनी बातों को वहीं से रखा। पूरे 45 मिनट, पूरे यात्रा में समझिए 45 मिनट तक वहां राहुल जी और प्रियंका जी गाड़ी में रुके रहे और सबने एक एक करके, तेजस्वी यादव जी, आपको मुकेश सैनी जी, सबने अपनी बातों को रखा। उन सब के लिए उनका धन्यवाद और पूरे पब्लिक को वापस से धन्यवाद देना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे। आप कहा जा सकता है कि भावी उम्मीदवार भी आप हैं और इस निगाह से लोग देखते आपको हैं, क्या कोई डिसीजन आपने लिया है या फिर पार्टी की ओर से लिया गया है या लिए जाने की उम्मीद है? नहीं, देखिए ये सब एक प्रक्रिया है। हम लोगों का काम है अपना काम करना, काम करके हम लोग आज ही नहीं, मतलब हमेशा इसी तरह से रूटीन वर्क में काम करते हैं। जब सीट शेयरिंग का हो जाएगा फाइनल, फिर सीट मिलेगा, फिर उसकी अलग प्रक्रिया है, जिला से प्रदेश तक, फिर राष्ट्र तक, फिर जो जैसा होता है वो डिसीजन का, वो बिल्कुल अलग पार्ट है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि उनके धन्यवाद के लिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा कि इस पूरे यात्रा को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी को जिस तरह से विश्वास लोगों का जगह है, उससे बौखला करके जिस तरह से पटना सदाकत आश्रम में बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा जिस तरह से हमला किया गया, वो अपने आप में निंदनीय है। वो सदाकत आश्रम सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है, वहां नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अलावा गांधी जी, आपको मौलाना आजाद, एक एक जो स्वतंत्रता सेनानी है, सबका वहां वो आश्रम रहा है और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी गई है। वो उन लोगों का आश्रम है। वो आश्रम सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, एक इतिहास में अंग्रेजों को के खिलाफ एक लंबी लड़ाई का एक गवाह है वो आश्रम। उस आश्रम पे हमला करके इन्होंने अपनी नथुराम गॉडसे की मानसिकता को दर्शाया है कि वो आप बात व्यवहार से, अपनी बातों से, अपनी किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे रख सकते हैं, लेकिन आप हमला नहीं कर सकते। हर तरफ एक खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया है कांग्रेस के मंच से, तो कैसे आप ये सत्य को बताएंगे? प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना और किसी की भी मां को गाली देना एकदम निंदनीय है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं प्लांट लगता है। एक प्राइम दृष्टि से अचानक से आप देखेंगे तो लगेगा आपको कि वो हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं, तो उसके पास माइक कैसे चला गया, और माइक जाने के बाद वो जो है जिस हिसाब से बोला और फिर बाद में जिस हिसाब से उसके फोटोज आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक साजिश के तहत ये किया गया है। और अगर वो किया गया है तो आप उसको पकड़िए, अरेस्ट कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, पुलिस रातों रात अरेस्ट भी कर ली, लेकिन इसके लिए आप हमारे कार्यालय पे हमला करना, आप गुंडागर्दी करना, लाठी डंडे के साथ वहां पहुंचना, जिस हिसाब से उनके मंत्री पहुंचे, अपने आप में एक आश्चर्यजनक की बात है कि मंत्री, उनका बॉडीगार्ड, 3-3 मंत्री वो डंडा और पैना के साथ वहां हमारे ऑफिस में हमला कर रहे हैं। आप क्या गुंडागर्दी करना चाहते हैं? जो आज के डेट में गुंडा राज है, लगातार हर जगह क्राइम बढ़ रहा है, उसका तो जीता जाता खुद का सबूत है कि आप हमला कर रहे हैं, खुद भी आकर के हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। सारे मुद्दों को छोड़कर एक गाली को मुद्दा बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होती जा रही है सत्ताधारी। ये बौखलाहट है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा ना, ये भाजपा की बौखलाहट है जो हमारे ऑफिस के ऊपर हमला वो अपने आप में दर्शाता है। ये बौखला चुकी है, जनता समझ चुकी है, ये वोट चोर है और वोट चोर गद्दी छोर का एक कॉमन नारा हो चुका है। जिस तरह से आप देखा कि अभी रायका के अंदर में जो वर्तमान विधायक को
लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ निकाले, एक कॉमन नारा हो चुका है, ये आम जन का नारा हो चुका है ये। और राहुल गांधी की मोहब्बत में लोग इस तरह दीवाने हैं कि आप मतलब किसी पूरे प्रदेश में देख लें कि लोग सड़कों पे उनके नाम सुनते ही सड़कों पे आ जा रहे हैं और उनको अपना सपोर्ट दे रहे हैं और उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हम लोग थम्पिंग मेजोरिटी के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं और वोट अधिकार यात्रा जो है वो अपने आप में ये साबित कर रही है कि लोगों का जिस तरह से वहां पहुंचना, इलेक्शन कमीशन का उटपटांग भाषण देना, बीजेपी का बौखलाहट, वो सब अपने आप में क्लियर है कि अब यहाँ सत्ता परिवर्तन की लहर चल चुकी है। न केवल यहाँ, बिहार के बाद देश की भी सत्ता में परिवर्तन आप देखने को मिलेगा। 1 तारीख को जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका समापन होने वाला है, तो क्या मैं साथ ही साथ आज अपील भी करना चाहूंगा, पूरे प्रदेश से लोग वहां पटना पहुंच रहे हैं 1 तारीख को। हम मधुबनी के भी सारे वर्कर, सारे जो हम लोग नेता हैं वो सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ लोग कल निकल रहे हैं और पटना में पूरी ताकत से इस यात्रा को सपोर्ट करेंगे हम लोग और सबसे अपील भी कर रहे हैं कि सब लोग वहां शामिल हों। थैंक यू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में 5 सितंबर को अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के द्वारा जुलूसे मोहम्मद निकाला जाएगा। गौरतलब हो कि इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है, वहीं जुलूस को शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। रविवार को अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत बड़ा बाजार मस्जिद चौक के जेरे इंतजाम मदरसा अनवार रजा सुन्नी मरकजी जामा मस्जिद में 1524 शताब्दी जुलूसे मोहम्मदी सिलसिले में एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद जमीरुद्दीन ने किया। बैठक में यह फैसला लिया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जुलूसे मोहम्मदी 5 सितंबर 2025 दिन जुम्मा मस्जिद चौक बड़ा बाजार अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले निकाला जाएगा, जो विभिन्न रास्तों से होते हुए मस्जिद चौक पर आकर सलात व सलाम और दुआ खैर पर इख्तिताम होगा। इस बात की जानकारी रहे कि यह जुलूसे मोहम्मदी हमेशा सूड़ी हाई स्कूल से निकाला जाता था, लेकिन इस बार इंद्र पूजा होने की वजह से मस्जिद चौक से ही निकाला जाएगा। जुलूसे मोहम्मदी 8:30 बजे 5 सितंबर 2025 बरोज जुमा के मस्जिद चौक से निकाला जाएगा। लिहाजा शहर और शहर से बाहर मुजाफाते शहर के जितने भी हजरात और मस्जिद व मदरसा के जिम्मेदारान जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत करने की ख्वाहिश करते हैं, वह ठीक समय पर शिरकत फरमाकर कामयाब बनाएं। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि यह कोई आम जुलूस नहीं है, इसलिए इसमें अदब व एहतराम का हर हाल में ख्याल रखें। अफरा तफरी ना मचाएं, डीजे के इस्तेमाल से बचें, साथ ही इस्लामी लिबास में तशरीफ लाएं। आज आप लोगों का बैठक हुआ है, किस चीज के लिए बैठक की है आप लोग? आज जो है सुन्नी मरकजी जामा मस्जिद बड़ा बाजार के मदरसा अनवार रजा में एक अहम नशिस्त रखी गई है और इस नशिस्त का मकसद और मंशा ये है कि 5 सितंबर को हमारे सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलादुन नबी की तारीख है, जो 1500 साल इस मरतबा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी मकसद के तहत परसों से अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत बड़ा बाजार के बैनर तले जुलूस मोहम्मदी 12 रबीउल शरीफ को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख में निकाला जाता है। तो इसी सिलसिले में तबादला ख्याल करने के लिए एक नशिस्त रखी गई है। सर, आप लोगों का एक बैठक किया गया बड़ी बाजार मस्जिद में, किस चीज के लिए बैठक किया गया और क्या क्या बातें पास हुई, तो जानकारी। बैठक का अनुमान स्पष्ट है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सितंबर बरोज जुमा 8:30 बजे बड़ा बाजार मस्जिद चौक से बिल्कुल अदब एहतराम के साथ निकाला जाएगा। मैं इलाके के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ये जुलूस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, इसमें डीजे और फनकारी की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अदब एहतराम के साथ लब पे दरूद व सलाम हो और बिल्कुल एक खूबसूरत और पाकीजा लिबास में आप आएँ और मधुबनी बड़ा बाजार मस्जिद चौक से वाटर चौक, थाना मोड़, पोस्ट ऑफिस, स्टेशन, बस स्टैंड होते हुए शंकर चौक, फिर यहीं आकर के दुआए खैर में तब्दील हो जाएगा बड़ा बाजार मस्जिद चौक।
और जो लोग माता सागर से लेकर के सिगनिया चौक और कोतवाली चौक और सहुआ बसुआरा जो भी पितराहा ये सब जो आते हैं वो लोग थाना मोड़ पर एक दूसरे से मुलाकात करके जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देके वो लोग अपना रूट थाना मोड़ से कचहरी वाला रूट बना के अपने अपने घर को चले जाएंगे। दुआएं कर उनको जहाँ करना वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चूंकि जुमे का दिन है, आइंदा हम लोगों का ख्याल होगा कि वाटसन हाई स्कूल में हम लोग मुनज्जम तरीके से जुलूस लेके जमा होंगे। वहाँ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पे तकरीर होगी, उलमाए रब्बानी की, उसके बाद दुआए खैर होगी। मुल्क की सलामती से लेके पूरे दुनिया में अमन बहाल हो, इसकी दुआएं खैर होगी। वो आने वाले कल की बात है। ये इस वक्त हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि 1500 साला ये जश्न ईद मिलादुन नबी का मुबारक मौका हम लोगों को मिला है। इस मौके पर हम गांव के लोगों को कहेंगे कि जश्न ईद मिलादुन नबी की छोटी छोटी महफिल और लंगर और सबील वगैरह का भी एहतमाम करके बच्चों में गरीब गुरबा में तकसीम भी किया जाए और खुद भी खाया जाए। और उसी करीब में बराबाजार मस्जिद चौक पर बाद नमाज ऐसा इस तरह का एहतमाम शाम का भी रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला जो हजरात शिरकत करना चाहेंगे वो शिरकत करेंगे, तबरुक लेंगे। और इस वक्त एक नई बात और है कि नगर थाना पे भी आज 3 बजे इसी सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन नबी माने जुलूस मोहम्मदी के मुबारक मौके पर पीस मीटिंग उन्होंने रखा है। तो हम यहाँ पर के लोगों से मधुबनी में जितने लोग जुलूस में आते हैं उनसे गुजारिश करेंगे वो सारे लोग थाने पर 3 बजे पहुंचे। और एक अहम बात, जिस मोहल्ले से जुलूस निकलता है वो इंतजामिया कमेटी लाइसेंस लेने के लिए रहे, थाना लाइसेंस देने के लिए तैयार है। जिसका जो थाना पड़ता है उस पर जाके वो लाइसेंस ले, कोई दुश्वारी हो तो हम लोग से बात करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।